हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जो जानने वाले हैं वह है क्रॉन समान ज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का फिर ये एक नया चैप्टर है और इसमें हम लोग आज कुछ अलग करेंगे। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि हमारी कौन कौन सी क्लासेस समाप्त हो चुकी है, उसके बाद इसे हम जानेंगे। तो आपका जो है इस बुक की इतिहास समाप्त हो चुकी है। उसके साथ साथ आपके जो समाप्त हो चुके हैं वह है, ध्यान देंगे यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीनों हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सभी समाप्त हो चुके हैं। अभी जो हम बात करेंगे वह होगा हमारा भारत की जनगणना से संबंधित। भारत की जनगणना जो 2011 की डाटा है उसे हम इस वीडियो में करेंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि 2011 जनगणना कराई जाए, तो इसी को लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते जाएं और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए बढ़ेंगे, सीधे चलते हैं अब अपने जनगणना की ओर। तो ये रहा हमारा जो मुख्य चैप्टर है आज की, वह है भारत की जनगणना यानी 2011 की जनगणना से संबंधित सभी प्रश्न को और सभी तथ्य को जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है। अंतिम आंकड़ों के साथ ये पेश की गई है और इसमें कुछ डाटा जो है अब कुछ पुराने भी हो गए हैं और कुछ डाटा है जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य मुख्य बिंदु को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, कहता है कि भारत की जनगणना सांख्यिकी, आर्थिक गतिविधियों, साक्षरता एवं शिक्षा, आवास एवं आवास सुविधाएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भाषा एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आंकड़ों का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है। ये सभी पॉइंट को नोट करते रहेंगे, ठीक है। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? 15वीं। और यह केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के क्रियान्वयन, नीतियों के विनियमन के लिए उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराती है। जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, ये भी याद रखेंगे। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और ये 15वीं जनगणना है। आगे है कि प्रशासनिक स्वरूप का एवं वैधानिक प्रावधान। प्रशासनिक स्वरूप एवं वैधानिक प्रावधान की हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इसे ध्यान देंगे। कहता है कि देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 आर्टिकल 246 में केंद्र सरकार को दिया गया है, जो कि 7वीं अनुसूची की सूची क्रम संख्या 69 पर अंकित है। आपको पता होनी चाहिए कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची यानी कि सेंट्रल स्टेट, और सेंट्रल और स्टेट दोनों यानी कि समवर्ती सूची के नाम से जिसे जाना जाता है। तो जनगणना जो है यह सेंट्रल के अंतर्गत आती है और उसके क्रम संख्या 69 पर। दूसरा पॉइंट आता है कि जब स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया गया, जो जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान करता है। यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता 1947 के बाद की जो एक जनगणना अधिनियम आया वह 1948 में लाई गई थी। तीसरा पॉइंट है कि 1961 में गृह मंत्रालय, ध्यान देंगे 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग गठित किया गया और जिसका शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। भारत में के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली हैं, जिनके निर्देशन में जनगणना का कार्य संपन्न हुआ है। ये 2011 के अनुसार बताई जा रही है। आगे बढ़े तो कहता है कि 15वीं जनगणना जो कि 2011 का शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 का जो शुभंकर मस्कट क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। ध्यान देंगे ये हमारी 15वीं जनगणना है, जिसका हमारा जनगणना हमारा भविष्य नारा था और शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। इसे 2 चरणों में संपन्न कराई गई थी और अभी फिर से एक 2021 की भी जनगणना शुरू होगी। ये मुख्य रूप से कोरोना के कारण इस सभी को रोक दी गई है, पर हमारी जो अगली जनगणना आएगी वो 2011 के बाद 21 के अनुसार आएगा। पहला देखें कि प्रथम चरण, तो कैसे इसमें आवास सूचीकरण तथा आवासों की गणना का कार्य अप्रैल से सितंबर 2010 के दौरान किया गया। द्वितीय चरण जिसमें व्यक्तियों की गणना की गई, जो 9 से 28 फरवरी 2011 के मध्य संपन्न हुआ। 28 फरवरी की रात के बेघर नागरिकों के लिए भी यहाँ पर जनगणना कराई गई थी, है ना। और जनगणना के संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011
है। जनगणना की जो संदर्भ तिथि है वह 1 मार्च 2011 है, क्योंकि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की जनगणना की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2010 है। ये ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश यह 1 अक्टूबर 2010 के अंतर्गत है, बाकी अन्य सभी 1 मार्च 2011। यानी कि कह सकते हैं कि 31 मार्च 2011 को भारत के लिए जिस 121.02 करोड़ जनसंख्या होने की घोषणा की गई वह 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या है। 31 मार्च 2011 को इसके अंतिम आंकड़े जारी किए गए तथा 30 अप्रैल 2013 को जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे। यानी कि इसकी जो मुख्य रूप से अंतिम आंकड़ा जो जारी किया गया, यह किया गया था 2013 में। कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 में देश के 35 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के 640 जिला, 5,924 उप जिला, विकासखंड, 7,933 नगर, जिसमें 4,041 सर्वाधिक सांविधिक नगर और 3,892 जनगणना नगर हैं। ये ध्यान देंगे, उस समय 35 राज्य कहने का मतलब ये है कि हमारा केंद्र शासित और राज्य दोनों मिलाकर के ये जनगणना कराई गई थी। वर्तमान में अगर देखेंगे तो हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि टोटल 36 है ना। देखते हैं, कहता है यहाँ पर जनगणना का इतिहास। तो जनगणना का याद भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये से याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है मेयो ये सब को लेकर के। कहता है कि प्राचीन भारत में जनगणना होने का संदर्भ कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलता है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य की, और मुगल काल में जनगणना को लेख अबुल फजल की आईने अकबरी में भी मिलता है। आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की, जिसमें जनगणना के बारे में जानकारियां मिलती है मुगल काल में। दूसरा पॉइंट कहता है कि आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि दशकीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1890 में अमेरिका द्वारा चलाया गया। दशकीय यानी कि 10 वर्षीय जनगणना 1890 में अमेरिका द्वारा, जबकि सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा चलाया गया था। इंग्लैंड में 1801 में पहली बार जनगणना कराई गई। ध्यान देंगे, इंग्लैंड में पहली जनगणना 1801 में हुआ। और ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इसे याद रखेंगे पूरी तरह से। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार 1872 में हुई थी। आगे चलिए, तो कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमबद्ध आकलन लॉर्ड रिपन ने 1881 में शुरू किया, जो आज भी जारी है। ध्यान देंगे, ये दोनों पॉइंट 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना होती है, जबकि प्रत्येक 10 वर्ष यानी कि क्रमागत रूप से जो जनगणना शुरू हुई वह है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में, यानी कि 72 में मेयो ने शुरू किया और उसके 4 साल यानी कि चौथा साल लॉर्ड रिपन ने 1881 में इसकी जनगणना क्रमगत रूप से शुरू किया। 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है और 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। तो प्रश्न आपसे पूछे तो ध्यान से प्रश्नों को समझ करके आंसर क्या करेंगे। अगर पूछे आपसे कि भारत में कौन सी जनगणना है, तो 15वीं 2011 की। अगर पूछे स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 के बाद की कौन सी जनगणना है, तब यह हमारी 7वीं जनगणना है। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है, जबकि क्रमगत रूप से प्रत्येक 10 वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है। आशा करेंगे आपको याद हो गया होगा। पहली जनगणना इंग्लैंड में 1801 में होता है, फिर 10वीं जनगणना 1890 में अमेरिका में होता है और आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में 1749 में होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे है कुछ प्रमुख परिभाषाएं, ये समझ के रखेंगे। परिभाषा आपको हमेशा पूछती है और यहाँ से एक प्रश्न ये इस प्रकार से पूछा जाता है कि हम जनसंख्या घनत्व या लिंगानुपात को किस आधार पर निकालते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व, जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। कहता है कि जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय किसी देश या क्षेत्र विशेष में
प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। किसी भी क्षेत्र, जो सपोज डेट यह एक क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले जो जनसंख्या होती है, निवास लोग करते हैं, उसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। या इसलिए जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। सपोज डेट आपका कोई गांव है जिसकी क्षेत्रफल है 20 किलोमीटर, क्लियर है, और यहाँ पर ये इसकी कुल क्षेत्रफल है 20 किलोमीटर और यहाँ जनसंख्या सपोज डेट 1000 है। तब आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने हैं, कह सकते हैं ना, यानी कि 50 लोग 1 किलोमीटर पे रहते हैं, तो ये कहलाती है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट आता है सेक्स रेशियो, जिसे लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि लिंग अनुपात। लिंगानुपात को अगर तोड़ कर देखेंगे तो लिंग अनुपात यानी कि पुरुष और महिलाओं की संख्या के अंतर्गत। तो कहता है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। आपके गांव में अगर सपोज डेट आपके गांव में 1500 लोग हैं, ठीक है, टोटल अगर आप वोटिंग करने जाते होंगे तब आपको पता चलता होगा कि ये हमारे गांव में कुल 1500 लोग वोट करते हैं। और इस 1500 में अगर हम कहें कि 1000 लोग आपके यहाँ पुरुष हैं और 500 लोग क्या हैं, महिलाएं हैं मतलब आपके गांव में आधा आधी क्या है, अविवाहित है ना, आपके जैसा अविवाहित हैं कितने, 500, मतलब महिलाएं कितनी हैं, 500, ठीक है। तब यहाँ पर लिंगानुपात कैसे निकालेंगे कि महिलाओं की संख्या यानी कि 500 बटा पुरुषों की संख्या कितनी है, 1000। ये नहीं निकालेंगे कि टोटल जनसंख्या, टोटल से नहीं निकालेंगे, पुरुषों की संख्या से निकालेंगे और गुना कर देंगे 1000 से। तब आपको पता चलेगा क्या कि 1000 यानी कि पुरुषों और की संख्या खत्म हो गई, बचा कुल महिलाओं की संख्या कितना, 500। आशा करेंगे आपको समझ में आ गई होगी। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुना 1000। आगे है शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो कहता है कि जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु समूह यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु की बालिकाओं की संख्या को हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से ये सिंपल से याद रखें, ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, शिशु लिंगानुपात और सेक्स अनुपात, ठीक है, ये सिर्फ शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सिर्फ याद रखें। इसमें भी स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुना 1000 की जाती है, बालिकाओं की संख्या बटा बालकों की संख्या गुना 1000। आगे चले तो कहता है 10 की वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 10 वर्ष के मध्य होता है, यानी कि सपोज डेट अभी हमारा 2021 चल रहा है, तो हम जो दशकीय वृद्धि ज्ञात करेंगे ये 2021 से 2031 कब ज्ञात करेंगे, जब हम 2031 में पहुंचेंगे तब। पर अभी हमारे पास डाटा मौजूद है 2011 की, तो हम 2011 से 2021 के बीच की संख्या को हम क्या करेंगे, 10 की वृद्धि दर कहेंगे। 10 की वृद्धि दर कहता है कि वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा पूर्व जनसंख्या, किससे निकालेंगे, पूर्व जनसंख्या से, और गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा 10 की वृद्धि दर निकल जाएगी। नेक्स्ट आता है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट के अंतर्गत 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोग आते हैं, तो ध्यान रखेंगे लिटरेसी रेट में 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग रहेंगे उसे ही रखा जाता है। और कुल जनसंख्या में साक्षरों में के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं, जिसमें कहता है साक्षरों की संख्या बटा 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुना 100। ये 7 प्लस आयु का मतलब है 7 अलग और प्लस ये नहीं है, 7 प्लस यानी कि 7 और 7 से ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि साक्षरता दर, आप फिर से गांव पर चलें और आपके गांव में 100 लोग हैं जो साक्षर हैं, ठीक है, और उसमें से सिर्फ कितने, तो 80 लोग हैं जो कि 7 वर्ष से ऊपर के हैं, 20 लोग जो हैं वह 7 से नीचे हैं, तो आपको इसी 80 से इसको निकालना होगा, इसी में आपको निकलेगा साक्षरता दर। कहता है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख तथा पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। इसलिए साक्षर के अंतर्गत 7 वर्ष की आयु वाले को रखा गया है। और कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता तो वह निरक्षर कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो 60 वर्ष का ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो किसी भाषा को पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता
तो उसे हम कह सकते हैं निरक्षर। या कोई व्यक्ति, और सिंपल सी बात है, अगर कोई लिख सकता है तो लिखने वाला पढ़ भी सकता है ना, तो जो पढ़ नहीं सकता वो निरक्षर कहलाता है। और कहता है 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, चाहे वह स्कूल जाते हों और कुछ पढ़ना लिखना भी सीख गए हों, तो भी वो निरक्षर कहलाएंगे। 6 वर्ष से नीचे वाले तो बिल्कुल निरक्षर कहलाएंगे, मगर जो पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता वह भी निरक्षर के अंतर्गत आता है। एक आता महान विभाजक वर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक गई थी। कितना? -31%, जिसकी जरूरत अब है कि अब कम से कम 50% जनसंख्या माइनस में जाए तो किसी भी देश की जो हालात है वो सही हो, पर यह प्लस में जाती है 150-100%, है ना। तो इस समय 1911 से 21 के दशक में क्या हुआ था कि जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक गई थी, जबकि 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। किस वर्ष को कहा जाएगा? तो 1921 को। और किस दशकीय वर्ष को कहा जाएगा? तो 1911 से 1921 को। 1921 को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 में ही जनगणना के नए प्रारूप आए थे और 2011 से 2021 के बीच में 10 वर्षों की जनगणना की गई थी। जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में मेयो के समय में। और दशकीय जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में रिपन के समय में। ये ध्यान रखेंगे। आगे चलता है नव सृजित जिले, जो कि 2001 से 2011 के अंतर्गत हैं। क्या क्या है? तो इस बीच में 2001 से 2011 के बीच में 47 नए जिले सृजित किए गए। इसमें कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर में 8, पंजाब में 3, उत्तर प्रदेश में 1, बिहार में 1, झारखंड में 6, बिहार में एक अरवल जिला बना था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 3, नागालैंड में 3, असम में 4, पश्चिम बंगाल में 1, छत्तीसगढ़ 2, कर्नाटका 3, तमिलनाडु 2, मध्य प्रदेश 5, गुजरात 1, राजस्थान 1, हरियाणा 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 जिला बनाए गए थे। और कुल 2001 से 2011 के बीच में 47 जिला बनाए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के थे 8। अब यहाँ दिया जा रहा है भारत की जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार। कुल जनसंख्या आपको पता ही है 121 करोड़ के आसपास, तो ये यहाँ देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये डाटा दी हुई है। अगर हम इसे कहें कि तो ये कितनी है? 121 करोड़ 5,69,573, यानी कि 1,21,5,69,573 ये कुल जनसंख्या थी, जिसमें पुरुषों कितनी है? तो 62 और महिलाएं 58 करोड़ के आसपास में, ठीक है। 10 की वृद्धि दर कहें 2011 1 से 11 के बीच में तो 17.7%, ये याद रखेंगे, बिल्कुल पूरी इच्छा से इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये जो कुल जनसंख्या ये सब पूरे डाटा नहीं पूछती है, पर आपको ये पूछा जाता है कि 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.7%। जनघनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर में? पूरे भारत की बात कर रहा है, ठीक है, राज्यों में अलग अलग होते हैं। पूरे भारत में देखा जाए तो जनघनत्व प्रति व्यक्ति 382 है। फिर लिंगानुपात की बात करें प्रति 1000 पर तो 943 है, 1000 पर 943 महिलाओं की संख्या है। साक्षरता दर की बात करें तो 73.0%। पुरुष साक्षरता लगभग 81%, आप याद रखें, 80.9%। महिला साक्षरता 64.6%, यानी कि 64.5% पे इसे आप रख सकते हैं, 64.6%। तो ये आपको पूरे डाटा को याद रखना है कि 10 की वृद्धि कितनी हुई थी? तो 17.5, यानी कि 17.7। जनघनत्व 382, लिंगानुपात 943, और इसी कारण हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। साक्षरता दर 73%, पुरुषों में 81%, महिला साक्षरता 64.6% होती है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है क्षेत्रफल 2011, जिसके अंतर्गत भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान देंगे कि ये इधर आपका ये क्षेत्रफल दिया गया है और नीचे में राज्य। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा राज्य है वह है राजस्थान। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर को अब तोड़ दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे।
मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र याद रखें, यही तीन पूछी जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार तीन सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब यहाँ है जनसंख्या 2011। कहता है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ध्यान देंगे, क्षेत्रफल वाला राजस्थान, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। नवगठित राज्य यानी कि 2000 में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य झारखंड है। कहने का मतलब ये है कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य बनाए गए थे, है ना। झारखंड बना बिहार से, उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से हट करके। तो जो नवगठित राज्य बने थे 2000 ईस्वी में, क्योंकि हमारी जनगणना कब की है, 2001 से 2011 के बीच की, तो इसी 2000 में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या था वो झारखंड का था और सबसे कम उत्तराखंड की थी। कहता है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली का है और न्यूनतम लक्षद्वीप का। आगे पुनः इसी तरह से यहाँ पर चार्ट दी गई है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लगभग आप कह सकते हैं 20 करोड़, फिर महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पे आता है बिहार, चौथे में पश्चिम बंगाल, पाँचवें में आंध्र प्रदेश, और न्यूनतम में सबसे कम सिक्किम है जहाँ पर 6,10,577 है। उसके बाद मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। यानी कि सबसे कम सिक्किम, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। टॉप 3 की बात करें तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। फिर बॉटम 3 की बात करें तो सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो आगे यहाँ दिया गया है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। 3 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिल्ली, 1,68,87,000, सॉरी माफ़ करेंगे, शायद हमने कुछ गलत बोल रहे हैं, ठीक है, 1,67,87,941, ये कहाँ की है, दिल्ली की। फिर उसके बाद पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाला बोले तो सबसे कम 64,473 लक्षद्वीप का, फिर दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। और वर्तमान में ये दोनों को मिला दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया है, तो दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दी गई है। तो ये सब डाटा जब 2021 की आएगी तब पूरे रूप से ये सब फाइनल हो पाएंगे। तो ये सबसे अब आपसे प्रश्न पूछेगा नहीं, सिर्फ ये पूछेगा न्यूनतम और अधिकतम वाली, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ कहता है 10 की वृद्धि दर 2011, जिसमें कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि 17.7% रही। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि देखा गया है तो वह मेघालय में, और न्यूनतम जो रहा है वह नागालैंड में। दोनों हमारे किधर के राज्य हैं, तो पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य हैं 7 सिस्टर में से, है ना। सबसे ज़्यादा मेघालय में, सबसे कम नागालैंड में। कहता है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, और न्यूनतम लक्षद्वीप रहा है। यहाँ है सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 5 राज्य। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ हुआ है, तो मेघालय में उस 27.9 यानी कि लगभग 28%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार में 25.5%, 25.4, फिर जम्मू कश्मीर, फिर मिजोरम। नेक्स्ट आता है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य। न्यूनतम माइनस में गया था, देख रहे हैं, नागालैंड जो है माइनस में गया था, -0.6। उसके बाद केरल 4.9, गोवा 8.2, आंध्र प्रदेश 11 और सिक्किम 12.9। तो आप ये याद रखेंगे, न्यूनतम नागालैंड, अधिकतम मेघालय, लगभग 25%, 24.9 मेघालय की रही है। आगे बढ़ेंगे, और साथ ही आज ये आपका जनगणना खत्म होने के बाद आपके कुछ और जो पॉइंट है आप बुक में देख लेंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट चैप्टर बची है। जो था वो हमने कंटिन्यू करा दिया है, आगे की बची हुई सब्जेक्ट में कौन आपको चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है जनघनत्व। जनघनत्व 2011 जनगणना के अनुसार कहता है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और यह 2001 में 325 की तुलना में 57 अधिक हो गई है। यानी कि 2001 में 325 थी और वर्तमान में 382 हो गया है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व में है बिहार, ठीक है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या में बिहार तीसरे नंबर पे, जनसंख्या में बिहार तीसरे नंबर पे, जबकि घनत्व में बिहार पहले नंबर पे है 1106, ठीक है। उसके बाद 1028 के साथ पश्चिम बंगाल, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 और हरियाणा 573। ये क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व।
उसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य की बात करें तो उसके अंतर्गत आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में 17, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, मणिपुर में 115, नागालैंड में 119। यहाँ पर ही -0.6 की जनसंख्या वृद्धि 10 की कम हुई थी। फिर कहता है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली का है 11,323, चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हुए। उसके बाद न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर सबसे है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप 46, दादरा नगर हवेली 700 और लक्षद्वीप 2149, ये न्यूनतम है। आगे है साक्षरता दर 2011। साक्षरता दर 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 73.0%। 73.0% भारत की साक्षरता दर है। यहाँ दिया गया है कि पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6%। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक दर लक्षद्वीप की 91.8 और न्यूनतम साक्षरता दर दादरा नगर हवेली 76.2% है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा तो सर्वाधिक साक्षर है 91.8% के साथ लक्षद्वीप, जबकि न्यूनतम है दादरा नगर हवेली 76.2%। वही बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा केरल 94.0%, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। मिजोरम का 91.33, गोवा 88.7, त्रिपुरा 87.2 और हिमाचल प्रदेश 82.8। यानी कि जो देश की जो साक्षरता दर है उससे कहीं अधिक राज्यों की साक्षरता दर शामिल है। आगे देखिए तो कहता है न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य। न्यूनतम साक्षरता दर में 5 राज्य कौन सी है? बिहार जनसंख्या में तीसरे नंबर पे, जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पे और साक्षरता में सबसे कम 61.8%। ये शर्मिंदगी की नहीं तो और किसकी बात है। बिहार में ऐसे भी शिक्षा की व्यवस्था जो है इतनी चौपट है और इसमें चौपट करने का जो मुख्य कारण है वह है सरकार। हम तो कहते हैं अगर सरकार की स्कूल जो है अगर वो किसी तरह सही पढ़ाई शुरू कर दे तो आज हम लोग जो इतने स्ट्रगल करते हैं, इधर उधर कोचिंग फीस भरते हैं, ये यहाँ शुरू नहीं की जाएगी। और इसके लिए एक बेहतर उपाय यही है कि जो सरकारी टीचर है और सरकारी जितनी पुलिसकर्मी या फिर जो भी सरकार से रिलेटेड हैं उन्हें ये एक रूल लाने चाहिए, कानून प्रस्तावित करना चाहिए विधानसभा विधान परिषद में कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही कम से कम प्राथमिक शिक्षा देंगे। अगर प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है बेस मजबूत होना, बेस मजबूत अगर प्राथमिक शिक्षा कर दे तो फिर आगे चल कर के किसी भी छात्र को परेशानियां नहीं होती है। और इसके लिए एक सबसे बढ़िया उपाय है कि प्रस्ताव को पारित करे और ये कंपलसरी कर दे। ऐसा नहीं कि कोई भी डीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, कोई टीचर हो, सबको। क्योंकि अगर इससे क्या होगी, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। अगर कोई भी सपोजेट आप मानिए ए नाम की कोई टीचर है और कोई एक बी नाम के टीचर है, ये जो ए है ये सपोज डेट ये पी नामक स्कूल में काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, और बी जो है या कोई क्यू नामक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। अब सपोज डेट ए का जो बच्चा है समझिए कि वो क्यू के पास जाता है, क्यू के पास वो पढ़ने जा रहा है क्यू के स्कूल में, और बी का जो बच्चा है वो पी के स्कूल में पढ़ने जा रहा है। तो अभी की जो वर्तमान स्थिति है ना तो ये पढ़ाता है न ये पढ़ाता है, न ये पढ़ाता है, तब ये दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। अगर यही कहा जाए कि अगर दोनों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे तब क्या होगी कि ये जो है इसके बच्चे को सही से पढ़ाएगा और ये जो है इसके बच्चे को सही से पढ़ाएगा। कहेगा कि अगर हम दूसरों के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा मेरे बच्चों को क्यों पढ़ाएगा, और ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और इससे एक शिक्षा में जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत हद तक सुधार हो जाएगी। हम तो कहते हैं सरकार को इस पर भी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले एक शुरुआत की जाए। और मेरे ख्याल से एक और मेरे पास आइडिया है, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप बताएंगे। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो जिस प्रकार से हम सबको एग्जाम लिए जाते हैं उसी प्रकार से इन लोग को भी जो सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, सपोज डेट कोई जो टीचर है वो कहता है हम हिस्ट्री में पारंगत हैं, ठीक है भाई तुम हिस्ट्री में अच्छे हो, तो ऐसा किया जाए कि 3 मंथ पे, जैसे बच्चों की एग्ज़ाम होती है अब 6 मंथ पे स्कूल एग्ज़ाम होता है, 1 ईयरली बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से ऐसा किया जाए कि हर एक 6 महीने पर टीचर का भी एग्ज़ाम लिया जाए और उसमें जो बच्चों का पाठ्यक्रम की जो पुस्तक होती है उसी पुस्तक उसी क्लास से संबंधित इसको जीके जीएस जो भी एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे भी हो वैसा ऑर्गेनाइज किया जाए प्रत्येक 6 महीने पे। ठीक है,
प्रत्येक 6 महीने पे ऑर्गेनाइज किया जाए उसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से वो पारंगत है, और मिला जुला करके कह सकते हैं सारे सब्जेक्ट से। और सारे सब्जेक्ट से कराने के बाद अगर सपोजेड एक मानक निर्धारित की जाए, जैसे हम लोग के क्या होती है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की वैकेंसी डालते हैं तो आपको पता चलता है कि 33% नंबर तो बिल्कुल लाना कंपलसरी है। उसी तरह से क्योंकि ये टीचर है तो सीधे कहा जाए कि 60% 70% आपको नंबर ला करके पास होना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नियम लगाई जाए कि आपको 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए उस टीचिंग लाइन से बाहर की जाती है। और इसी टीचिंग लाइन से एक आइडिया ये लगाया जाए कि उस गांव की, जिस गांव की वो टीचर है, उसी गांव में युवाओं को देखा जाए, युवाओं को खोजा जाए जो कि पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, और इसकी जो 3 महीने की सैलरी है उस 3 महीने में 50% इस युवा को दिया जाए। जो टीचर 3 महीने के लिए निकाली गई है उसे बोला गया है कि अब फिर से तैयारी करो तुम इसके लिए, एग्जाम के लिए, उसकी जो सैलरी है 50% सैलरी उस गांव की युवाओं को दे दिया जाए। वो युवा एक बेहतर तरीके से अपने गांव के बच्चों को पढ़ा पाएगा, और उसे भी एक मन में लालसा जागेगी, टीचिंग लाइन उसका भी सुधरेगा, उसे भी कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा और उसकी इनकम के सोर्स भी बन जाएंगे। इससे सारे सुविधाएं सुधर सकती है, इससे जो है सारे सुविधाएं सुधर सकती है कि टीचर तो पहले अपने आप सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेगा और वो खुद को कॉन्फिडेंस लाएगा, और इससे क्या होगा कि बच्चे को भी एक नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और शिक्षा तो अपने आप 100% से ऊपर जाएगी। ये हो जाएगी अगर बिहार सरकार इस पे पूर्ण रूप से अगर ध्यान दे तब। अगर आप लोग भी हमारे बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या ये बात सही है। चलिए, बातों में हम लोग बहुत आगे निकल गए, पर आप लोग सहमत होंगे तो ज़रूर एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि केरल में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, 96.1, मिजोरम में 93.3, गोवा में 92.6, त्रिपुरा में 91.5, हिमाचल प्रदेश में 89.5। उसके बाद आता है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य। इसके अंतर्गत बिहार आता है 71.2, अरुणाचल प्रदेश 72.6, आंध्र प्रदेश 74.9, मेघालय 76.0 और झारखंड 76.08% है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कहता है, यहाँ पर दिया गया सर्वाधिक महिला साक्षरता तो केरल में ही है 92.1, फिर मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा, फिर नागालैंड, और न्यूनतम में बिहार। सब जगह से पुरुषों में, महिलाओं में, संपूर्ण में, सभी में बिहार पीछे है। तो बिहार 51.5% के साथ महिलाओं में सबसे नीचे, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश शामिल है। यह है लिंगानुपात 2011। लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कहा जाता है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। भारत में लिंगानुपात 943 है। देश के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 929 है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह 949 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? केरल है 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992 और छत्तीसगढ़ 991। जबकि आपको पता होगा कि पूरे जो कहा जाए कि देश के अनुसार कितनी है, किसकी बात करें हम, लिंगानुपात की, तो वह है 943। देश में लिंगानुपात की संख्या कितनी है? 943 पूरे। आगे चलते हैं, आगे कहता है यहाँ पर कि न्यूनतम जो है, न्यूनतम में हरियाणा है 879, और इसी के कारण यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की गई थी। जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895 और उत्तर प्रदेश 912। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1037, लक्षद्वीप 947, अंडमान निकोबार द्वीप 876 है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कहता है नहीं और है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम है दमनदीप 618, दादरा नगर हवेली 774 और चंडीगढ़ 818। हरियाणा वाला खास करके याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ से पूछ लिया जाता है हरियाणा का, क्योंकि यहाँ से शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 879। अब यह है अनुसूचित जाति जनगणना 2011। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, ध्यान रखेंगे।
और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता है। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दिल्ली में 28.12 लाख तथा सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता में चंडीगढ़ में 18.9%। जनसंख्या में अनुसूचित जाति दिल्ली में, प्रतिशत में चंडीगढ़। और कौन कौन से राज्यों में नहीं है, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यहाँ दिया गया है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो उत्तर प्रदेश, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम में मिजोरम, मेघालय, गोवा, सिक्किम, फिर मणिपुर। ये सभी अनुसूचित जाति के बारे में दिया गया है। फिर आता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा पंजाब में 31.9, हिमाचल प्रदेश में 25.2, पश्चिम बंगाल में 23.5, उत्तर प्रदेश में 20.7 और हरियाणा में 20.2 है। ये सभी चीज़ आपको डाटा याद रखना होगा, इसलिए हम फास्ट इसको बोल करके बता रहे हैं, ठीक है। समझाने वाली होती तब हम आपको इस यहाँ समझाते भी, पर ये समझने वाली नहीं, रटने वाली चीज़ है। आगे अनुसूचित जनजाति जनगणना 2011। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 8.6 है और उनका लिंगानुपात 990 है। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दादरा एवं नगर हवेली में 1.79 और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ प्रतिशत में, लक्षद्वीप 94.8%। अनुसूचित जनजाति लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा, जबकि अनुसूचित जाति चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा प्रतिशत की मात्रा में, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करता है। और जबकि अनुसूचित जाति की बात करें तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। यहाँ देखें तो फिर से वही डाटा सब दिया गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, गुजरात। ये सभी डाटा करोड़ में दिया गया है, यानी कि 1.53 करोड़ मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो गोवा में 1.49 लाख, ये सभी डाटा लाख में है। फिर सिक्किम, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर केरल। आगे बढ़ें तो कहता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 राज्य। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में मिजोरम में 94.4%, नागालैंड 86.5, मेघालय 86.1, अरुणाचल प्रदेश 68.8 और मणिपुर 35.1%, जो कि सर्वाधिक है मिजोरम में प्रतिशत के मामले में। फिर यहाँ दिया गया है ग्रामीण नगरीय वितरण जनगणना 2011। कहता है देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली में तथा न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। संघीय क्षेत्रों में दिल्ली में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तथा लक्षद्वीप में न्यूनतम है। बगल में एक शादी है, इसके कारण से आज ढोल बाजा भी बज रही है, ठीक है। देखिए कहता है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। नगरीय जनसंख्या में कौन कौन सी है, तो महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और फिर देखें न्यूनतम में, तो न्यूनतम में आता है हमारा सबसे कम सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मिजोरम, फिर मेघालय। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार से यहाँ देख लें न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य। न्यूनतम में तो सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड। सर्वाधिक नगरीय न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। और न्यूनतम नगरीकरण में सर्वाधिक ग्रामीण हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा और फिर मेघालय आता है। और उसके बाद ये सारा कुछ दिया गया है किस राज्य में कितने वर्ग क्षेत्रफल में है, तो इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ग्रुप में डाल दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। आप वहाँ से जाकर के इसका PDF जरूर डाउनलोड करके ये सभी डाटा आप देख लेंगे, ठीक है। ये पूरे राज्य में किस राज्य में कितनी क्षेत्रफल है, कितना व्यक्ति है, कितना पुरुष है, कितना महिला है, कितना 10 के वृद्धि दर है, ये सभी दिया गया है। या फिर आप वीडियो पॉज करके एक एक करके देख लेंगे, है ना। देख सकते हैं ये इस प्रकार से सारी डाटा दी गई है, जो कि अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर ये झारखंड के बारे में दिया गया है, तो झारखंड वाले जो होंगे वो अपने हिसाब से इसे देख लेंगे, क्योंकि ये पूरे जिला वाइज जिला दिया गया है। बिहार की दी गई है
तो बिहार में अगर देखेंगे तो यहाँ की जनसंख्या कुल 10 करोड़ के आसपास है, 10,40,99,452, जिसमें पुरुष है 54,27 माफ़ करेंगे 5,42,78,157 और 4,98,21,295 महिला। बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना है 8.6%, जबकि यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और देश की कुल क्षेत्रफल का 2.86%। 10 की वृद्धि दर 25.4%, जो कि सभी 3500 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में छठा। साक्षरता दर 61.8, पुरुषों में 71.2 और महिलाओं में 51.5%। इसमें बिहार सबसे निचले स्थान पे 35वें स्थान पर है साक्षरता में। जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 918, देश में 25वां स्थान। बाकी आपका ये सारे राज्य और जिला के दी गई है, ये उतना आप लोग देख लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की दी गई है, फिर राजस्थान है, वीडियो को पॉज कर करके भी आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश है। तो ये इस प्रकार से समाप्त हो गया, ठीक है। ये आपका जो जनगणना था 2011 का वो समाप्त हो गया। आशा करेंगे आपको पसंद आई होगी, हमारी मेहनत आपको कुछ आपके एग्जाम में काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जो बचे हुए हैं उस सब के बारे में आप कमेंट करके बता देंगे ताकि उसका भी हम करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।